नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, सीडीपी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण आपके 30 लाजवाब प्रश्न को जो है सेलेक्ट किया गया है और ये सारे 30 क्वेश्चन जो है समस्त सिलेबस का पूरा निचोड़ तैयार किया गया है। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है और आने वाले बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाले। तो आइए जानते हैं आपकी तैयारी कितनी है। इसमें आपके सीडीपी के जो 30 नंबर आता है, 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 में से जानेंगे आपके स्कोर कितना है। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, जिसमें से पहला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। कौन सा सिद्धांत बताता है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना। तो यहाँ पे सभी को कमेंट करना है। तो विकास का ऐसा कौन सा सिद्धांत ये आपको सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है? वह कहलाता है शीर्षगामी सिद्धांत। कौन सा कहलाएगा? शीर्षगामी सिद्धांत, क्योंकि शीर्षगामी सिद्धांत में सिर से पैर की तरफ विकास होता है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की। सेकंड प्रश्न दिया गया कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल होती है। देखिए, जो रचनात्मक बच्चे होते हैं उनकी विशिष्ट पहचान किन विशेषताओं में शामिल होती है? विचारों की अनम्यता में, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता में, जटिलता के लिए वरीयता में, या अभिसारी सोच में होता है। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं रचनात्मक बच्चों के विशिष्ट पहचान विशेषताओं में जो हमारा शामिल होता है वह होता है जटिलता के लिए वरीयता। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? परिपक्वता को, पाई को, अनुकूलन को या समाजीकरण को? सभी कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है और 30 में से आपका स्कोर क्या है ये भी आपको कमेंट करके अंत में ज़रूर बताना है। तो आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, वह हमारी परिपक्वता होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? परिपक्वता कहा जाता है। ठीक है, तो मैच्योरेशन हेरिडिटी से संबंधित होती है। किससे होता है? हेरिडिटी से आपकी संबंधित होती है। मैच्योरेशन मतलब होता है परिपक्वता। इसके बाद बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चंस की। दोस्तों, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता हो? आँखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि या भावनात्मक परिपक्वता? सभी कमेंट करके बताना है। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो जो केवल वंशानुगत कारकों को निर्धारित करे वह हमारा आँखों का रंग होता है और कई बार ये पूछा भी गया है। क्यों होता है? देखिए, आँखों का रंग में जो मौजूद क्या होता है? मेलानिन। मेलानिन की जो मात्रा होती है उसके द्वारा निर्धारित या डिसाइड होता है। तो वंशानुक्रम में आँखों का रंग का निर्धारण विभिन्न जीन्स के माध्यम से होता है। तो आँखों का रंग आँखों में जो मौजूद एक मेलानिन होता है उसी के माध्यम से होता है। और किसके अकॉर्डिंग होता है? ये जीन्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आइए सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? ऐसी कौन सी प्रक्रिया आपको बताना है जो जिसमें बच्चे समाज के तौर तरीके सीखते हों? समायोजन, अधिसंज्ञान, समाजीकरण, पृथक्करण। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समाजीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे जो है समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। ठीक है, और समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें कई संस्थाएं होती हैं जो बच्चों को उनके जीवन में कई बार जो है प्रभावित भी करती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि समाजीकरण से ही संबंधित है। समाजीकरण दोस्तों क्या है? जी हाँ, रैखिक व निश्चित प्रक्रिया होती है, सरल एक आयामी प्रक्रिया होती है, जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है, या अन्य सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। सभी कमेंट करके बताइएगा।
अगर आप इस प्रश्न का जवाब दे दिए तो वाकई में आप प्रिपरेशन में, तैयारी में सही राह पे चल रहे हैं। तो समाजीकरण जो होता है जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया, हम पहले ही बता चुके हैं। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया? जटिल प्रक्रिया है। तो जटिल तो हमें पकड़ना ही है। आप सारे ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में ही दिया गया है। तो इसके साथ ये भी जान लिया आपने कि समाजीकरण एक बहुआयामी भी प्रक्रिया होती है। जटिल के साथ साथ क्या है? बहुआयामी एक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। क्या वह कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध है, केंद्रीयन है, विकेंद्रीयन है या परागमन हो जाएगा? सभी बताइएगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से जो हमारी होती है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को, मतलब किसी एक पहलू पर ध्यान करे और दूसरे की उपेक्षा की जाए, उसे क्या कहा जाता है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार वो भी पूर्व संक्रियात्मक चिंतन। तो आप सभी लोग जानते होंगे, पहला होता है संवेदी गामक अवस्था, इसके बाद पूर्व होता है, यानी 2 से लेकर 7 अवस्था की अवस्था, द्वितीय अवस्था की बात करेंगे। इसमें जो है विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है, जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो केंद्रीयन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों जीन पियाजे जी द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या होता है? देखिए सही क्रम आपको अगर जानना है तो संवेदी चालक चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष होता है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर 7 वर्ष होता है, तीसरे में मूल संक्रियात्मक जो कि आपके 7 से लेकर 11 वर्ष तक होता है, चौथा होता है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर 15, 11 से लेकर आगे वर्ष तक की अवस्था होती है। तो 4 अवस्थाएं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक संवेदी 2 से लेकर 7 पूर्व संक्रियात्मक, 7 से लेकर 11 मूल संक्रियात्मक और 11 से लेकर 15 तक अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, संवेदी गामक को सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है और कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, तो कन्फ्यूजन भी होता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? देखिए आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप ये बताइए ऐसा कौन सा सिद्धांत है या किसके सिद्धांत हैं कि बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षीय वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? ठीक है, आप अक्सर देखे होंगे कि हमसे जो ज़्यादा ज्ञानी होगा उसके साथ बैठेंगे, उसकी प्रतिक्रिया देखेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, वो कैसे पढ़ता है, कैसे रहता है, क्या चीज़ें। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको ये सिद्धांत बताना है, किसका सिद्धांत है और किसके सिद्धांत में इसकी बात की गई है? तो वह दोस्तों लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, लेव वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार बच्चा बेहतर की संगत से बेहतर सीखता है। किसने कहा है? लेव वाइगोस्की के अनुसार। या एक स्टेटमेंट भी बन सकता है कि इसके अनुसार बच्चा बेहतर की संगत से बेहतर सीखता है, तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने माइंड की मेमोरी में सेव करते जाइए और एग्जाम में हाल में बिल्कुल ये मेमोरी जो आप सेव करेंगे ये काम आने वाली है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग इनमें से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यहाँ पे हमें किसको ध्यान रखना है? लेव वाइगोस्की को ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक विकास की भूमिका देखना है। तो वह हमारा कौन सा होगा? अनुकूलन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश या अनुवांशिकता? देखिए लेव वाइगोस्की की बात करेंगे तो सामाजिकता की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक परिवेश यहाँ पे जुड़ जाता है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक जो परिवेश है यह संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चे के विकास में समाज, संस्कृति, भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिस समाज और संस्कृति में बच्चा रहता है उसका संज्ञानात्मक विकास वैसा ही होता है। तो भाषा के बिना बच्चा चिंतन नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हैं, इनको ध्यान देना आप सभी लोगों के लिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सिद्धांत से ही संबंधित है और ये सिद्धांत सभी लोग जानते हैं, अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में क्या व्यक्त है? अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के चौथे चरण बताना है जो कानून और व्यवस्था अभिविन्यास से संबंधित है, जिसमें से आपके 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं।
तो लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिक चौथे चरण में किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ की अपेक्षा करते हैं, या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं, या नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के जो पारंपरिक नैतिकता का जो चौथा चरण है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में, उसमें यह व्यक्त किया गया है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है जिसमें देखिए आपसी समझौते शामिल हों, ये चीज़ नोट करना है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा हो। क्या वह आपका यांत्रिक के साथ सापेक्षता अभिविन्यास होगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास होगा, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास होगा। तो यहाँ पे सभी को कमेंट करना, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम धन। तो यहाँ पे सभी लोग कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रहित में शिक्षा की बात कर रहे हैं और राष्ट्रहित में शिक्षा की फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेज होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड होती है। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी आप सभी को लोग लाइक करना है और इंस्टाग्राम पेज को भी आपको फॉलो कर लेना ताकि सभी अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर पर आ चुके हैं, सही जवाब पर आ चुके हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जिस चरण में व्यक्तियों को मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए, तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, तो वह होता है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, आपसी समझौता, मैंने कहा ना यही से लाइन से हमारी उत्तर क्लियर हो गया था। आपसी समझौता मतलब सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की बात करेंगे, क्योंकि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में कहा गया है कि नैतिक निर्णय बहुमत पर आधारित होता है। यदि अधिक लोगों की राय है तो नियमों को बदला भी जा सकता है और व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए। तो ये चीज़ें हैं आपका जो सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात होते हैं, स्टेज नंबर 5 है आपका कोहलबर्ग का। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देते रहना है सभी लोगों को। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे जीन पियाजे जी हो, चाहे कोहलबर्ग हो, चाहे वाइगस्की हो, अक्सर प्रत्येक पेपर में पूछा जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, कथन स्टेटमेंट सभी लोग जानते हैं, कथन और कारण ये अवश्य आते हैं, कभी 5 कभी 6 कभी टोटल मिला के 10-12 भी आ जाते हैं, ऑल सब्जेक्ट को मिला के देखा जाए तो। देखिए, कथन ये कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तर्क ये कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखता है जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। अब देखिए, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे बताना है कि क्या सही दिया गया है, क्या गलत दिया गया है। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र हो, तो ऐसा नहीं है। शिक्षार्थी केंद्र दृष्टिकोण यह नहीं होता कि जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पाठ्य पुस्तक के ही सीखा जा सकते हैं, ऐसे भी सीखा जा सकता है। माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखता है जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा मुझे नहीं लग रहा है कि कथन दोनों, मुझे लग रहा है कि 4th ऑप्शन ए और दोनों गलत दिया गया है। क्यों दिया गया है इसकी भी बात करेंगे। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बालक की रुचि और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, ये चीज़ नोट करना है। और इस दृष्टिकोण में सिर्फ पाठ्य पुस्तक का ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य नहीं होता है, बच्चों के सीखने पर बल दिया जाता है। ये तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्यों सही नहीं हमने बोला है, क्या किस लिए सही नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न की, एक प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता होगी। आप स्वयं सोचिए, आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं। अब आप सोचिए, आपकी एक प्रगतिशील कक्षा है तो क्या विशेषता होगी आपकी कक्षा की। देखिए, सर्वप्रथम विशेषता होती है कि शिक्षक की गतिशीलता होनी चाहिए, लचीला समूहीकरण होना चाहिए, बच्चों की स्वायत्तता होनी चाहिए और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें किस में दिया गया है, आपके 4th ऑप्शन में दिया गया है, जो कि आप लोगों का ऑलरेडी सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, जॉन डीवी, आप सभी लोग जानते हैं। और इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षण केवल करके सीखने पर बल देता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने, शिक्षा को गतिशील
बच्चों को स्वतंत्रता देने की बात पर बल दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी है, ये भी नोट कर लेना है, ठीक है। आइए बात करेंगे प्रश्न की। तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका का क्या रोल होता है? मान ली कोई शिक्षिका अध्यापिका है और बाल केंद्रित कक्षा है, उसका क्या रोल होगा? विद्यार्थी बालक बालिकाओं को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों के वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए उपयोग करना, या अपने आप को ज्ञान परम स्रोत मानती हैं, या प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती हैं। देखिए, बाल केंद्रित में व्यक्तिगत ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत ध्यान देना बाल केंद्रित में कहलाएगी, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के सीखने पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। ये भी एक नोट कर लेना है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही होता है कि प्रत्येक बच्चे के सीखने को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए। अगला, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? पूर्वाभ्यास, अधिसंज्ञान, रटना या साम्यकरण? सभी लोग बताइएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? उसी को ही रटना कहते हैं। गलत, ना रटना कहेंगे, ना साम्यकरण कहेंगे, ना पूर्वाभ्यास कहेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? अधिसंज्ञान कहा जाएगा। जी हाँ, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान कहलाती है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अधिसंज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षार्थी बालक बालिकाएं अपने विचार चिंतन शैलियों के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान पर मनन करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, भाषा व सोच का विकास कैसे होता है? देखिए, भाषा और सोच का विकास होता है एक दूसरे के परस्पर जुड़ा होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। और इस पर जीन पियाजे जी ने कहा भी है। जीन पियाजे जी के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। भाषा सिर्फ विचारों का ही अनुसरण नहीं करता, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है। किसका कहना है? जीन पियाजे जी का कहना है। तो इनको भी नोट करते जाना आप सभी लोगों को। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता होगा, क्योंकि जहाँ भी लड़का लड़की, ठीक है, दोनों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता आ ही जाती है। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल होगा, ये आप सभी लोग पहचान जाएंगे आसानी से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कथन दिया गया कि शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय, भाषाई कौशल होते हैं। तर्क है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सही गलत करके चयन करना है। देखिए, शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष मतलब उसकी उपेक्षा कर रहे हैं सभी बच्चों में तार्किक व गणितीय भाषाई कौशल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जेंडर एक क्या है? एक सामाजिक संरचना, समाज में बनाया गया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे सही दी गई हैं। तो कथन हम यहाँ पे देखेंगे ए आर दोनों सही है, और सही व्याख्या भी यहाँ पे सही की जा रही है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में क्या विविधता होती है? देखिए, बालक बालिकाओं के सीखने की शैलियों में क्या क्या विविधताएं होती हैं कि उनको महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी शैलियाँ होती हैं सीखने की, अपने अपना मातृभाषा होता है, उनको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग होता है, इसलिए उसके सीखने की शैली जो स्टाइल होती है वो भी अलग अलग डिफरेंट होती है। व्यक्तित्व भिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी महत्व देना बहुत आवश्यक हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और आपका जवाब भी यहाँ पे बेहतरीन हम चाहेंगे, फीडबैक चाहेंगे। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, मूल्यांकन बच्चों की तैयारी के स्तर को पता चलता है। मूल्यांकन से शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने में होता है। बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए होता है। लेकिन बच्चों में डर व सीखने का तनाव पैदा करना, ये एक नेगेटिव पक्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलेगा कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, ये गलत है, पहला ही गलत है। कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, हो सकता है। बच्चों का अवलोकन आकलन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, हाँ, उपकरण के रूप में हम ले सकते हैं। आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना, ये भी सही बात है। लेकिन मूल्यांकन केवल, पता है ना, जहाँ पे केवल शब्द आए, मैं, पेडागोजी कहता मैं कुछ नहीं, केवल कुछ नहीं, ये सारे निगेटिव शब्द हैं, इनको भी ध्यान देना है सभी लोगों को। अब आपका अगला जो प्रश्न है एनईपी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न है।
नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? शिक्षक केंद्रित, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी या पाठ्य पुस्तक केंद्रित? आप सभी लोग जानते हैं जो NEP आपका 2020 है, ये समकालीन नीतियां सीखने में जिस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती वह अनुभवात्मक है। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है यह अनुभवात्मक शिक्षा पर बल देती है और बच्चों को अनुभव द्वारा ज्ञान के लिए बात करती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान 6 प्राइमरी स्कूल के बच्चों के संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग एक शिक्षक को, यानी आपको ही बताइए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान 6 प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उसमें से संप्रेषण किस भाषा का प्रयोग करेंगे? तो उनके मातृभाषा में करेंगे, क्योंकि कैसी स्कूल है? सभी लोग जानते हैं प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में बच्चा मातृभाषा में करेगा, तो बच्चों की मातृभाषा का समयोजित होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या होता है? तो इसके लिए उचित तरीका होता है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता हो। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, यह कथन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशील में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबंधित करता है। सभी लोग कमेंट करते रहिए, इसी तरह फीडबैक करते रहिएगा। सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है, सारे आने वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150 में अगर 120 प्लस का टारगेट हमने रखा है तो सारी क्लासेज आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल संविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? और वह होता है गति समन्वय वैकल्य। जी हाँ दोस्तों, गति समन्वय वैकल्य जो होता है यह अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और संविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए, डिस्फेसिया एक वाक और भाषा विकार है जो वाणी द्वारा व्यक्त करने, लिखने या संवाद करने के लिए संकेतों का उपयोग करने की क्षमता में हानि होती है, और हानि को ही इसे डिस्फेसिया बोला जाता है। बोली जाने वाली या लिखित भाषा की समझ की क्षमता भी क्षीण होती है इसमें, डिस्फेसिया में आपके। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। एक सामाजिक संरचना कक्षा में अधिगम कैसा होता होगा? आप स्वयं सोचिए। देखिए दोस्तों, जब एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम की अगर बात होती है तो उसमें जो है ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। क्या होता है? ज्ञान तो होता है लेकिन उसके सह निर्माण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एक सामाजिक संरचना कक्षा में छात्र, बालक, बालिकाएं एक दूसरे और शिक्षक से किसी विषय पर विचार करते हैं, समझते हैं और समाधान अर्थात सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे को अपने ज्ञान बांटते हैं, और इसी को ही क्या बोला जाता है? सामाजिक संरचना अर्थात सह निर्माण की प्रक्रिया। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि अधिगम के लिए उचित कक्षा का वातावरण आधार होना चाहिए। किस पर आधार होना चाहिए? तो अधिगम यानी सीखने के लिए जो उचित कक्षा का वातावरण होना चाहिए वह सहयोग और सकारात्मकता होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों होना चाहिए? देखिए, सहयोग और सकारात्मकता में क्या होता है? अधिगम में छात्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और योजना भी बनाते हैं। जैसे समस्या समाधान, सहयोग से कार्य करने के कारण बच्चों में सामाजिक सहयोग और सहभागिता की भावना भी जागृत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। बात करेंगे प्रश्न की कि कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण में देखा जा सकता है? देखिए दोस्तों, जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भाषा के संज्ञान को सुसाधित या सुसंधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है, वह है सामाजिक और सांस्कृतिक। देखिए, इसका अर्थ यही होता है कि जब भाषा सीखी जाती है तब सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी ध्यान में रखना चाहिए। भाषा सामाजिक रूप से सीखी जाती है, हर संस्कृति में भाषा का प्रभाव अलग होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है, और यही पेडागॉजी, यही शिक्षा शास्त्र है। स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाएगी? अब स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में आप समझ जाइए, तो इसी को ही अधिसंज्ञान बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अधिसंज्ञान इज द राइट आंसर। क्योंकि अधिसंज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विद्यार्थी, बालक, बालिकाएं अपने विचार, चिंतन, शैलियाँ उन्हीं के माध्यम से स्वयं के ज्ञान पर मनन करता है। तो अधिसंज्ञान को आपने जान लिया, और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए
अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को जो है हतोत्साहित करना चाहिए? अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण खोजबीन या सामान्यमान? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक अध्यापिका को बालक बालिकाओं में किसके इस्तेमाल में हतोत्साहित करना चाहिए? आपके ऑप्शंस है अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण या सामान्यमान। ये आपको कमेंट करके बताना है कि 30 में से सही जवाब क्या है और 30 में से आपने स्कोर कितना प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके CDP का पहला प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वहाँ की प्लेलिस्ट हम बना देंगे, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे मॉडल पेपर, सारे अभ्यास, सारी चीज़ें होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत के क्लास आएगी, सारे पेडागॉजी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी क्लास आएगी। तो सभी लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए, अपनी TT फैमिली को ज्वाइन कीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए मिलते हैं, डेली 7 PM में हमारी क्लास होती है, तो 7 PM में आपको विजिट कर लेना, चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए। 7 PM से 8 PM को आपको चैनल में आना है, विजिट करना है, प्रिपरेशन को बेहतर करना है, तैयारी मजबूत करना है, इस बार TT एग्जाम को फतेह करना है। तो चलिए सभी मित्रों को धन्यवाद, मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।